पिछले एपिसोड में हम तुलसी राम जी की आत्मकथा के पहले खंड मुर्दैया का समापन कर चुके हैं और आज का ये एपिसोड एक कॉन्क्लूडिंग एपिसोड है। इसमें एक छोटा सा कॉन्क्लूजन मुर्दैया को लेकर मैंने तैयार किया है, जिसका पाठन मैं आप लोगों के सामने करूंगी और मुझे लगता है कि ये जरूरी है सुनना। इसको सुनने के बाद मणिकर्णिका का पाठन मैं अगले एपिसोड में शुरू करूंगी। इसको सुनने के बाद एक कनेक्टिविटी जो है मणिकर्णिका के साथ हमारी बनी रहेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो भी कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं वो हर वक्त हमें याद नहीं रहता, तो इसीलिए कंक्लूजन की जरूरत पड़ती है कि एक छोटा सा सार जो है शॉर्ट स्टोरी के तौर पे आप लोगों के सामने मैं रख देती हूं। और इसके लिए मैंने एक छोटा सा नोट तैयार किया है। उम्मीद है कि ये नोट, ये कंक्लूजन आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। चलिए सुनिए। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कृत जूठन को हिंदी दलित साहित्य की प्रथम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफल आत्मकथा कहा जा सकता है। वहीं तुलसी राम जी कृत मुर्दैया को दलित आत्मकथाओं की प्रतिनिधि आत्मकथा माना जाता है और उसकी अपनी वजह हैं। सबसे पहले तो ये कि आत्मकथाओं के ऊपर, खासकर दलित आत्मकथाओं के ऊपर, बाकी आत्मकथाएं मैंने नहीं पढ़ी हैं, इसलिए दलित आत्मकथाओं के ऊपर ही मैं फोकस करती हूं। इनके ऊपर हमेशा, जिसे मैं अपने शब्दों में मैंवाद या स्ववाद कहती हूं, का आरोप लगता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इन आत्मकथाओं में व्यक्तिवाद हावी हो जाता है और आसपास के समाज, एटमॉस्फेयर के बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। हालांकि मुझे तो ये सारे आरोप मिथ्या ही लगते हैं, क्योंकि आत्मकथा का मतलब ही होता है कि इंसान अपने ऊपर अपनी कहानी लोगों को बता रहा है। तो इसमें व्यक्तिवाद तो होना लाजमी है और ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति जब अपने बारे में बात करता है तो वो अपने माध्यम से अपने पूरे परिवेश, अपने पूरे समाज की प्रस्तुति सामने रखता है। तो इसलिए ये आरोप मुझे मिथ्या लगते हैं। इस तरीके से तो आप देखिए कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जाती है, क्योंकि वे भी व्यक्तिवाद से प्रेरित ही है। या आजकल के मॉडर्न पोएट्री में आप देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो लिखा था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो कविता लिखी थी, उसमें भी व्यक्तिवाद हावी है, लेकिन उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती। ये सब कुछ इंटेंशनली किया जाता है। ऐसा मुझे लगता है कि दलित साहित्यकारों का मनोबल तोड़ने के लिए उनकी इतनी आलोचना, इतनी भर्त्सना की जाती है। लेकिन तुलसी राम जी की मुर्दैया इन सब से परे हटकर है। तो ऐसी क्या खास बातें हैं? तुलसी राम जी ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि मुर्दैया में ये सब कमी भी पूरी हो जाती है, जिसका तात्पर्य है कि इसमें कमी नहीं निकाली जा सकती। इसमें दलित सौंदर्य शास्त्र की हर कसौटी को कसा गया है। तो मुर्दैया दलित साहित्य होते हुए भी लोक साहित्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, मानव विज्ञान की श्रेणी में भी इसे रख सकते हैं, इतिहास की दृष्टि से भी इसे देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने बोला था कि आजकल जिस तरीके से क्षेत्रों के नाम बदल दिए जा रहे हैं और विकास, औद्योगिक विकास के चलते बहुत सारे जल, जंगल, जमीन काट दिए गए हैं और पूरा जो क्षेत्र है उसमें विकास के नाम पर कंक्रीट बिछा दिया गया है। तो जिस दौर का मुर्दैया लिखा हुआ है, तुलसी राम जी खुद अपनी लेखकीय भूमिका में इस चीज का जिक्र करते हैं कि जिस 50-60 साल पहले की मुर्दैया का जिक्र इसमें है, वे अब उजड़ चुकी है। तो इसलिए एक छोटा सा, मुझे लगता है, ऐतिहासिक दस्तावेज भी अपने आप में बन जाता है कि जब कभी इस बारे में बात होगी कि वहां का इतिहास, भौगोलिक इतिहास क्या रहा होगा, तो मुर्दैया को कंसिडरेशन में लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पुख्ता दस्तावेज मुझे लगता है और इसे दलित सौंदर्य शास्त्र की हर कसौटी पर तुलसी राम जी ने कसा है।
और ऐसा सौंदर्य प्रस्तुत करती है जो इससे पहले मौजूदा साहित्य में कभी नहीं था। ये रूढ़ियों को तोड़ती ही नहीं बल्कि उसे ध्वस्त कर देती है। इसमें लोक जीवन की झलकियों के साथ साथ समाज के उलझे ताने बाने की वर्जित समस्याओं के पार जाकर उनका आकलन किया गया है। कि वर्जित क्या है, उसमें ऐसी बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिनका आगे मैं जिक्र करने वाली हूं कि सवर्ण साहित्य में या आज से पहले हिंदी साहित्य में ऐसी चीजें कभी नहीं लिखी गई हैं। जैसे कि इसमें विभिन्न लोक कलाओं, कलाकृतियों, रीति रिवाजों और अंधविश्वासों या प्राय लुप्त होती वाद्य संस्कृति, जातीय वर्चस्व और उसके खिलाफ होने वाले संघर्ष जो किसी और दलित आत्मकथा में इतना वृहद या विशालता लिए हुए नहीं है का वर्णन है। और साथ ही दलित समाज की शिक्षा के लिए संघर्ष का भी वर्णन है। तो इन सब चीजों के चलते इसमें ऐसी चीजों का भी वर्णन है जैसे कि संघर्ष, वर्ग और वर्ण का संघर्ष जो कूरबंदी लड़ाइयों में हमें देखने को, पढ़ने को मिलता है। तो ये किसी और आत्मकथा में मैंने पहले नहीं देखा, इसीलिए भी ये आत्मकथा मुर्दैया बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा में गिनी जा सकती है। बावजूद इसके कि एक दलित कथा है, इसको लेकर साहित्यिक विशेषज्ञ कास्ट एंड क्लास से परे हटकर एक एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव विज्ञान पर किया गया काम समझते हैं। लेखक की भूमिका में इस बात का भी जिक्र तुलसी राम जी खुद करते हैं कि बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों ने इसे एंथ्रोपोलॉजी की श्रेणी में रखा है, अर्थात मानव विज्ञान की श्रेणी में। और ये किस तरीके से है कि यही बात इसे सबसे ज्यादा अलग करती है बाकी दलित साहित्य की प्रतिनिधि रचना की श्रेणी में रखने के लिए, कि इसमें अपने ही परिवार में पारिवारिक स्तर पर अपशगुन मानते हुए दोयम दर्जे का जो व्यवहार तुलसी राम जी से हुआ है वैसा किसी और आत्मकथा में हमको पढ़ने के लिए नहीं मिला है। तो ये जो मानव विज्ञान है उसका ताना बाना भी प्रस्तुत करती है कि सामाजिक तौर पर तो हम बहुत बोलते हैं। मैंने पहले भी कहा था, एपिसोड में भी कहा था कि सामाजिक तौर पर तो हम बहुत बोलते हैं कि वर्ग और वर्ण का जो संघर्ष है वो हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन पारिवारिक स्तर पर जब यही बात होती है तो हम चुप्पी साध लेते हैं। वहां पर भी तुलसी राम जी ने इसको बहुत खूबी से उजागर किया है। यही इस आत्मकथा की सबसे बड़ी विशेषता है कि मानव विज्ञान क्या सिर्फ समाज में ही होता है, परिवारों में नहीं होता है। परिवारों में किस तरह भेदभाव होता है उसके ऊपर चर्चा कौन करेगा। इसी चर्चा को सबसे पहले शुरुआत करी है तुलसी राम जी ने। तो जूठन में जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पारिवारिक स्तर पर सभी से पढ़ने के लिए पूरा संरक्षण मिलता है और सहयोग मिलता है, वहीं तुलसी राम जी के लिए स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। समाज में तो छोड़ी, सबसे पहले अपने ही घर वाले उन्हें पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं कि साक्षर बन गए हैं, चिट्ठी पढ़ने लायक शिक्षा हो गई है, अब काम पर लगो। तो ये उनके पारिवारिक स्तर पर हुए उनके साथ दुर्व्यवहार की कहानी भी कहती है और यहां पर ये मानव विज्ञान से भी जाकर जुड़ती है। और उसके बाद इसमें जातिगत पीड़ा के साथ साथ पारिवारिक पीड़ा का भी भरपूर जिक्र है। पढ़ाई छुड़ाने की कोशिश परिवार द्वारा किस प्रकार असहयोग आंदोलन एक तरीके से छेड़ दिया जाता है उनकी पढ़ाई छुड़ाने के लिए। और मैं दो खास वाक्यों पर आप लोगों का ध्यान चाहूंगी। सबसे पहले जब वे कहते हैं मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी से लेकर ये नदियां भी सिद्ध कर दी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। ये आखिरी पैराग्राफ के अंदर है ये पंक्ति। तो इन दो वाक्यों के बीच में उन्होंने पूरी आत्मकथा को खूबसूरती से बुन दिया है, कस दिया है। किस तरह ये मैं आपको बताती हूं। और ये बात मैंने दर्जनों आर्टिकल पढ़े, दर्जनों वीडियोस देखे, यहां तक कि तुलसी राम जी के मुर्दैया के ऊपर नाटक तक देखा 2 घंटे का, लेकिन मुझे जो चाहिए था उसमें वो मुझे नहीं मिला। वही रटी रटाई बातें उन सब में लिखी या कही गई हैं। तो यहां पर
जो मैं कह रही हूं हो सकता है जो लोग तुलसी राम जी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या गहन शोध करना चाहते हैं, उनके लिए ये बातें अब जो मैं बोलने जा रही हूं सहयोग करें उनके शोध में। मेरे हिसाब से तो ये जो दो वाक्य मैंने बोले, जो शुरुआत में ही करते हैं कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, और आखिरी के पैराग्राफ का वाक्य कि ये नदियां भी सिद्ध करनी कि संगम सुप्त अवस्था में ही होता है। और मुझे ऐसा लगा कि इन दो वाक्यों के बीच में ही इस आत्मकथा को बुन दिया गया है। किस तरह, ये सुनिए कि आत्मकथा को निरक्षरता से शुरू करके, यहां निरक्षरता जो है वो मूर्खता का पर्याय उन्होंने बता दिया है कि मूर्खता क्या थी, निरक्षर होना ही परिवार की मूर्खता थी। और अपनी अवस्था को स्वीकार करती है, ऐसे में सामाजिक वर्ण व्यवस्था की सुचारू रूप से बनी रह सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो पारिवारिक मूर्खता थी वे थी निरक्षरता, और जैसे जैसे ये साक्षर होते गए वैसे वैसे गंगा यमुना के संगम में बाढ़ आती रही कि नदियों में भी सुप्त अवस्था में ही संगम होता है, बाढ़ की अवस्था में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सुप्त अवस्था में हम अपनी अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही है, और इसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए हम भरसक कोशिश करते हैं, या हमारे पूर्वजों ने बलपूर्वक इसको बनाए रखने के लिए सहयोग दिया है, निरक्षरता के चलते, अंधविश्वास के चलते। लेकिन जैसे जैसे हमारा दलित समाज साक्षर होता गया वैसे वैसे तीव्र गतिरोध उनकी पढ़ाई लिखाई में पैदा करते रहे। तो जैसे जैसे साक्षर होने पर सोचने समझने की ताकत को बल मिलता है और शुरू होता है वैचारिक द्वंद्व और फिर सामाजिक संघर्ष। और आज ये संघर्ष रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दीपा मोहनन जैसे छात्रों के संस्थागत हत्या और दमन को करके जारी रखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों के शिक्षक भी इससे अब अछूते नहीं हैं। तो वहां छात्रों की क्या बिसात। कुछ एग्जाम्पल जो मैं कोट करना चाहूंगी, जो मैंने पहले भी कई बार कोट किए हैं, एक बार पुनः कोट करना चाहूंगी कि लक्ष्मीबाई कॉलेज की नीलम जी, जिन्हें उन्हीं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने महज मिनट्स पर साइन करने से पहले उसे पढ़ने के लिए मांगने पर सबके सामने स्टाफ रूम में तमाचा जड़ दिया। दूसरा, अभी कल ही रतनलाल जी ने डॉक्टर रितु, जो दौलत राम कॉलेज की एक होनहार शिक्षिका हैं, उनके साथ किस तरह जातिगत भेदभाव हो रहा है उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो उन्हें जबरदस्ती निलंबित कर दिया गया है। स्वयं रतन जी भी इसकी चपेट में 2 बार आए हैं। वो अलग बात है कि वे मुकदमा जीत के आ गए हैं, लेकिन ये होता रहा है उत्पीड़न। और सबसे खास बात इस आत्मकथा की जो है वो ये कि इसकी शैली वेदात्मक नहीं बल्कि व्यंगात्मक है। ये लेखक की भूमिका में भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था जब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन से इसे कंपेयर किया था। तो वे समाज से ज्यादा परिवार को माध्यम बनाते हैं अपनी स्थिति जाहिर करने के लिए। यही इसकी खास बात है जो इसे दूसरी आत्मकथाओं से अलग करती है। जहां दूसरी आत्मकथा सामाजिक स्तर पर बात करती हैं, वहीं तुलसी राम जी पारिवारिक स्तर को तवज्जो देते हैं। सामाजिक स्तर पर तो बहुत सारे लोगों ने, इनके अध्यापकों ने इन्हें सहयोग किया, लेकिन परिवार से जो असहयोग इन्हें मिला, जिसके चलते घर छोड़कर भागना पड़ा तुलसी राम जी को पढ़ाई जारी करने के एवज में, उसका ये जिक्र कर रहे हैं। परिवार से मिली वेदना को व्यंगात्मक किंतु सहजता के साथ वर्णन कर देते हैं। उनकी ये सहज शैली गुस्से या करुणा से ज्यादा किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। जैसे कि अपनी लेखक की भूमिका में वे कहते हैं, उदाहरण के तौर पर देना चाहूंगी कि जिस तरह
गांव से मजदूरों का बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है, संभवतः मुर्दैया से सड़क निकल जाने के कारण भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। और सिर्फ एक ही जगह पर उनकी पीड़ा से मेरी आंख भीगी थी, जो है जब वे कहते हैं कि चेचक की जिस दाई आंख की रोशनी चले जाने के कारण लोग मुझे देखकर रास्ता बदल देते थे, उससे भी उतनी ही जलधारा फूट पड़ी थी जितनी कि रोशनी वाली आंख से। इकलौता ये इंसिडेंस है जो मुझे विचलित कर देता है कि कितनी वेदना के साथ उन्होंने इस बात को रखा था। जब भूतनिया नागिन वाला और एपिसोड जो 5वां उपखंड था वो जब खत्म हो रहा था, तो उसके आखिरी पैराग्राफ में ये बात वे लिखते हैं। और उसके साथ वर्ग और वर्ण संघर्ष का भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है ये, जब कूरबंधी लड़ाइयों का जिक्र इसमें आता है। ऐसे संघर्ष भी किसी आत्मकथा में नहीं पढ़ने को मिलता। जब दलित साहित्य में ही नहीं है तो सवर्ण साहित्यों में इस तरह के संघर्ष का वर्णन ढूंढना बेईमानी है, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी दलित स्त्रियों द्वारा दौड़ाकर भगाए जाने की बात को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर तुलसी राम जी ने उस चीज का भी जिक्र किया है कि वर्ग संघर्ष या वर्ण संघर्ष ऐसा नहीं है कि ये होता नहीं है, लेकिन अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते कभी जीत नहीं होती। बाबा साहब भी कहते हैं कि बिना शिक्षा के लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो हर प्रकार से शारीरिक तौर पर सक्षम होने के बावजूद भी मानसिक रूप से हम लोग लड़ाई हार जाते हैं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। और मैं तो ये कहूंगी कि इस तरह के एपिसोड्स जरूरी नहीं कि अम्बेडकर नामा का ही मंच हो, दूसरे मंचों से भी आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसे स्टूडेंट्स ने इन आत्मकथाओं को पढ़ा होता तो उनका मनोबल कभी नहीं टूटता। विपरीत परिस्थितियों में भी उठकर किस तरह खड़े होना है उन्हें पता होता। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस ही बच्चों को पढ़ाइए, साथ साथ सामाजिकता की समझ भी उनमें पैदा करना बहुत जरूरी है, जो मुर्दैया करती है। और उसके साथ ही महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को भी संदर्भ सहित ये रखती है, उनकी भी चर्चा करती है, बौद्ध दर्शन से आपको रूबरू कराती है। और ऐसी बातों का जिक्र इसमें है जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने कोट किया था कि जब इनकी दुलरिया भाभी के पेट में जब दर्द होता है तो वो मनोरोग से ग्रसित हो जाती हैं कि यदि वे भभूत खा लेंगी बाबा जी की तो उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और वो कई दिन लगातार तुलसी राम जी से भभूत मंगवाती रहती हैं, और इसकी परख करने के लिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। वो कभी नटिनिया के घर से भभूत ले आते हैं उठाकर, कभी अपने ही घर के चूल्हे से राख उठाकर उनको दे देते हैं, और उसे खाकर उनकी दुलरिया भाभी को लगता है कि वे ठीक हो गई हैं। उसका जिक्र संदर्भ सहित वे बौद्ध दर्शन के विनय पिटक के भैषज स्कंधक के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं, जिसमें एक मनोरोगी भिक्षु था जिसे भूत पिशाच वाला मनोरोग हो गया था, और उसको लगता था कि यदि वे सुअर का कच्चा मांस खाएगा और रक्त पिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो जब बुद्ध तक उसकी शिकायत गई तो बुद्ध ने उस भिक्षु के मनोरोग को ठीक करने के लिए अपनी विनय पिटक के भैषज स्कंधक में जो भी जरूरी चेंजेस थे वो किए। हालांकि वे इन भूत पिशाचों को नहीं मानते थे। तो यदि जो लोग पढ़ रहे हैं वे पेज नंबर 127 पर इस रेफरेंस को ढूंढ सकते हैं। और साथ में वे ये भी कहते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का रहा है संभवतः वही मेरे लिए नटिनिया भी थी। तो इस तरह के बहुत सारे, अगेन ये 163 पेज पर है जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुर्दैया के साथ साथ मणिकर्णिका में भी वे जगह जगह बौद्ध दर्शन छाया रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वे उसमें कोई ज्ञान दे रहे हैं, वे आज की मौजूदा परिस्थितियों के साथ संदर्भ सहित उसे जोड़ रहे हैं वहां पर। तो ये इसकी खासियत है जो मुझे किसी और आर्टिकल में या
वीडियो में सुनने या पढ़ने को नहीं मिला। तो ये मेरा अपना नजरिया था मुर्दैया को समझने का, जो मैंने आप लोगों के सामने रखा। उम्मीद है ये आप लोगों की अपेक्षाओं पर और अंबेडकर नामा के स्टैंडर्ड को बरकरार रखेगा। इसके साथ ही मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं उन सभी का जिन्होंने मेरा हौसला कदम कदम पर बढ़ाया। जब मैं थोड़ा डिप्रेस भी हुई नेगेटिव कमेंट्स को चलते, तब भी आप लोगों ने मेरा मोरल डाउन नहीं होने दिया। उससे के लिए मैं तहे दिल से आप लोगों की आभारी हूं। यूं तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं उन सबको पढ़ पाऊंगी, तो इसलिए नाम मैं आप लोगों का पढ़ देती हूं। रावण बाघा जी हैं, ब्रिज किशोर बालेंदु जी हैं, काजल डीवी जी हैं, पिंकी कमल हैं, आनंद बैगा जी, संगीता देवी जी, रीता जी, मैत्री सिंह जी, जगतार चिनिया जी, मनोज कुमार जी, अशोक आजाद जी, रश्मि दर्पण जी, सरबजीत जीत जी, साभाजीत जीत जी, रोशन भारती जी, निर्मल मेघवाल जी, मुक्ति कुमारी जी, संगीता कुमारी जी, उमेश कुमार, श्रवण कुमार गौतम, राहुल राज मल्होत्रा, गोपाल लाहा जी, विनीत विंध्याचल जी, कौशल कुमार, नंदलाल प्रसाद जी, भारत लाल, चरण सिंह जी और जगतार चिनिया जी, जयप्रकाश जी, और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें मैं यहाँ उतार ना सकी। कुछ कमेंट्स जो मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं, जैसे कि आर के जायसवाल जी लिखते हैं कि जय भीम, मैं खुद भी निजामाबाद का हूं, जहां शीतला का मंदिर है। एक मुर्गी के बच्चे को हजारों लोग चढ़ावे के रूप में चढ़ाते हैं। उसके साथ ही अनिल बैगा जी, जो शुरू से ही जूठन के समय से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं एकदम, और संदर्भ सहित टिप्पणियां, कमेंट्स भी देते हैं। मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन उन्होंने इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि आजकल अंधविश्वास के चलते किस तरीके से पहले जब ये सब मंदिर धीरे धीरे उपजे हैं, और आजकल हम लोग पढ़ लिख गए हैं, उसके बावजूद भी कोरोना माई का मंदिर तो हमारे देखते देखते उठ खड़ा हुआ है। तो शुक्रिया आनंद बैगा जी, आप हमेशा संदर्भ जो है उसको जोड़ते हैं कहानी के साथ। और ऐसे ही रावण बागा जी हैं, जो कदम कदम पर देशज शब्दों के लिए जो मेरी नॉलेज है उसको एनहांस करते हैं। चरण सिंह जी हैं, जो बहुत सारी चीजों की जानकारी देते हैं, और जूठन के समय भी उन्होंने बहुत सारी चीजों की जानकारी हमें दी थी। बहुत सारे कमेंट्स को एक साथ पढ़ना ये करीब करीब नामुमकिन है मेरे लिए। इस मंच से समय अवधि बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी। और मानव जागृति आंदोलन जी का कहना है कि शालिनी जी, आप साहित्य पढ़कर खासकर बहुजन के साहित्यकारों से रूबरू कराकर बहुत बड़ा काम कर रहे हो। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। हूल जौहर, जय भीम। बाबा साहब की शिक्षा यूं ही नहीं शेरनी का दूध बताया गया है, यानी कंप्लीट मानव इंसान तभी बनता है जब शिक्षित हो। मनुवादियों ने हजारों साल इस देश की आधी से ज्यादा आबादी को अनपढ़ रखा है। ये बहुत बड़ा मानवीय अपराध है, जो आज भी साम दाम दंड भेद के जरिए संविधान के होते हुए भी मेरी भाई व बहनों, ये कहानी शालिनी जी हमें मनोरंजन के लिए नहीं सुना रही हैं, शिक्षित बनने के लिए और भाग्य खुद लिखने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। पाखंड व ढोंग को छोड़कर हम वैज्ञानिक सोच अपनावे। जय भीम। महिपाल, हिसार। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ये कोई मनोरंजन के तौर पर इस कहानी को आप लोगों के सामने पेश नहीं कर रही हूँ। हर कहानी से पहले, हर वाक्य को आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले रात रात भर जगकर उसके ऊपर नोट्स बनाए जाते हैं। आज भी जो मैंने पढ़ा है वह मैंने 2 दिन 2 रात जगकर ये देखिए पूरा 3 पन्नों का बनाया है आप लोगों के लिए, और कोशिश की है कि मैं कुछ नया एड ऑन कर सकूं अपने नजरिए के जरिए। तो आज का ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड से हम मणिकर्णिका का पाठन शुरू कर देंगे, जिसका बेसब्री से इंतजार आपको है, उतना ही बेसब्री से पाठन मैं भी करना चाहती हूं आप लोगों के लिए। तो चलिए, तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी संदर्भ
टिप्पणियों सहित हमारा हौसला बढ़ाना भी ना भूलें। धन्यवाद।